यह जानने के बाद बहुत दुख होता है कि टीपू सुल्तान जैसे महान शासक को अंग्रेज़ों की ओर से छल और कपट के द्वारा ख़त्म किया गया। टीपू सुल्तान की कहानी मैं आने वाली कई वीडियोज़ में आपको बताऊंगा और इस वीडियो से टीपू सुल्तान के अध्याय की शुरुआत करते हैं। साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने टीपू सुल्तान के जन्म, उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी नशीनी और मैसूर के पहले दोनों युद्धों में अंग्रेज़ों के साथ उसकी लड़ाइयों का जिक्र किया है। सन 1792 में अंग्रेज़ों, निज़ाम और मराठों ने मिलकर टीपू पर हमला किया था और उसका आधा राज छीनकर आपस में बांट लिया था। इन चारों शक्तियों के बीच उससे पहले मित्रता की संधि हो चुकी थी। लड़ाई के बाद टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ से ऊपर युद्ध का दंड लगाया गया था, जिसमें से 1 करोड़ उसी समय वसूल कर लिया गया। बाकी की अदायगी के लिए 2 साल की मियाद नियत की गई थी। कॉर्नवालिस के पत्रों से जाहिर है कि उसे यह आशा थी कि टीपू, जिसका आधा राज छिन चुका था और बाकी रौंदा तथा बर्बाद किया जा चुका था, 2 साल के अंदर इतनी भारी रकम अदा नहीं कर सकेगा और कंपनी को इस बहाने उसका रहा सहा राज भी हड़पने का मौका मिल जाएगा। किंतु कॉर्नवालिस को इस विषय में निराशा हुई थी। टीपू एक अत्यंत योग्य शासक था। वह अपनी ज़बान का भी सच्चा था। उसने अपनी ओर से संधि की शर्तों का सच्चाई के साथ पालन किया। इतिहास लेखक मैल्कम ने लिखा है कि अथक परिश्रम और अदम्य उत्साह के साथ वह हर उचित उपाय से अपनी खोई हुई सत्ता को फिर से प्राप्त करने की कोशिश में अपनी पूरी शक्ति लगा देने का गंभीर संकल्प कर चुका था। इसलिए सन 1792 के बाद टीपू सुल्तान ने जब पहले अपनी आन कायम रखते हुए ठीक समय पर उस भारी रकम को अदा कर दिया जो संधि के उस समय उसके शत्रुओं की ओर से तय की गई थी। इस तरह ठीक मियाद के अंदर इतनी बड़ी रकम का अदा हो जाना एक असाधारण बात थी। फिर अपनी मुसीबतों से घबराकर बैठ जाने के बजाय युद्ध में मुल्क की जो बर्बादी हुई थी, टीपू सुल्तान ने उसे फिर से दुरुस्त करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। उसने अपनी राजधानी की रक्षा के लिए किलेबंदी को बढ़ाया, सवारों की सेना को फिर से पूरा किया, पैदल सेना में नए रंगरूटों को भरकर उन्हें शिक्षा देनी शुरू की, अपने उन सामंत सरदारों का जो शत्रु से मिल गए थे दंड दिया और अपने राज में खेतीबाड़ी की उन्नति शुरू की, जिससे थोड़े ही दिनों में उसका देश पहले की तरह फिर खुशहाल दिखाई देने लगा था। मैं बता चुका हूँ कि टीपू ने सच्चाई के साथ संधि की शर्तों का पालन किया था, किंतु टीपू की वीरता और उसकी योग्यता और उसके राज का फिर से पनपना ही अंग्रेज़ों के लिए सबसे अधिक खतरनाक था। कॉर्नवालिस के पत्रों से साबित है कि वह टीपू के अस्तित्व को ही भारत में अंग्रेज़ी राज के लिए खतरनाक मानता था। वेलेस्ली के पत्रों से भी साबित है कि वह भारत में कदम रखने से पहले आशा अंतरीप में ही टीपू पर हमला करने और जिस तरह हो सके उसे कुचलने का संकल्प कर चुका था। निज़ाम और पेशवा को पंगु कर देने की उसकी कोशिशें एक तरह से टीपू को कुचलने की अधिक गहरी योजना का ही अंग थी। टीपू पर हमला करने से पहले उस पर कोई न कोई इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी था। कहा गया कि टीपू अंग्रेज़ों पर हमला करने वाला है और उसके लिए फ्रांसीसियों के साथ गुप्त साजिश कर रहा है। बयान किया गया कि मॉरिशस के टापू में फ्रांसीसियों ने एक ऐलान प्रकाशित किया है जिसमें लिखा है कि टीपू ने अपने कुछ विशेष दूत एक जहाज़ में मॉरिशस भेजे हैं और उन दूतों के ज़रिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के साथ मेल करने का विचार प्रकट किया है, वगैरह वगैरह। इसी इल्ज़ाम के बिना पर टीपू से कोई पूछताछ किए बिना कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। 9 जून सन 1798 को मार्क्विस वेलेस्ली ने इस फ्रांसीसी ऐलान की एक कापी मद्रास के गवर्नर हैरिस के पास भेजी थी और उसे आदेश दिया था कि तुम टीपू के विरुद्ध तुरंत सेना जमा करो। इसके बाद 20 जून सन 1798 को वेलेस्ली ने हैरिस को एक दूसरे पत्र द्वारा अपने अंतिम निश्चय की सूचना दी थी और लिखा था कि मैं समुद्र तट पर सेना जमा करने का पक्का निश्चय कर चुका हूँ। इस पत्र में टीपू पर अचानक हमला करना वेलेस्ली ने अपना उद्देश्य बताया था और अंत में इस बात पर जोर दिया था कि इस सारे मामले को गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक है। सन 1792 को निज़ाम और पेशवा दोनों ने टीपू के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उस समय की संधि में तय हो गया था कि अगर टीपू की ओर से संधि की शर्तों का उल्लंघन होगा तो अंग्रेज़, निज़ाम और पेशवा तीनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। टीपू ने ईमानदारी के साथ सब शर्तों का पालन किया था, इसलिए अब वेलेस्ली ने टीपू पर हमला करने से पहले निज़ाम और पेशवा से सलाह करने के बजाय निज़ाम को अपने सब्सिडियरी अलायंस के जाल में कैद कर लिया
और जब पेशवा के दरबार में सब्सिडियरी अलायंस की चाल न चल सकी तो पेशवा को फंसाए रखने के लिए सिंधिया को लुटवाना शुरू कर दिया था। जेम्स मिल ने अपने इतिहास में यह साबित किया है कि उस समय फ्रांसीसियों के टीपू के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत पर हमला करने की किसी तरह की कोई संभावना तक नहीं थी। उसने यह भी दिखलाया कि जिन कागज़ों के आधार पर टीपू पर फ्रांसीसियों के साथ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया गया था उनमें से कुछ ऐसे थे जिनसे टीपू का कोई दोष साबित नहीं होता और बाकी साफ जाली थे। साथियों, इससे अधिक इन झूठे इल्ज़ामों की छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। मद्रास के गवर्नर हैरिस ने 23 जून सन 1798 को एक पत्र में मार्क्विस वेलेस्ली को दर्शाया था कि आपकी आशंकाएं बिल्कुल बेबुनियाद हैं और टीपू से इस समय युद्ध छेड़ना अनुचित है। मद्रास गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जोशिया वेब ने 6 जुलाई सन 1798 को वेलेस्ली को लिखा था कि फ्रांस की जो सेना मॉरिशस टापू में थी भी वह सब यहाँ से यूरोप को भेज दी गई है और फ्रांसीसी जहाज़ तक वहाँ से हटा लिए गए हैं। इसलिए फ्रांसीसियों और टीपू के बीच साजिश केवल बहाना थी। उसका असली उद्देश्य टीपू सुल्तान को मिटाकर ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को बढ़ा लेना और भविष्य के लिए अपने मार्ग से एक ज़बरदस्त रुकावट को दूर कर देना था। साथियों, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।